गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंग्रेज व राजपूत राज्यों का संबंध। ठीक है, अंग्रेजों का राजपूत राज्यों के साथ कैसा संबंध रहा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस राज्य ने कब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने राजस्थान में या भारत में मुख्यतः दो संधियों को अपनाया था। ठीक है, तो पहली लाइन क्या हो जाएगी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ दो प्रकार की संधि की, दो प्रकार की संधियां की। ठीक है, दो प्रकार की संधियां करी। कौन कौन सी करी? तो देखो, पहली जो संधि थी उसको कहा जाता है सहायक संधि। ठीक है, पहले प्रकार की जो संधि है उसे क्या कहा जाता है? सहायक संधि कहा जाता है। सहायक संधि का प्रारंभकर्ता कौन था यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रारंभ करता था वो था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली जो था ये सहायक संधि को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, गवर्नर जनरल भी रहा भारत का। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रारंभ की थी। सहायक संधि में यह होता था कि जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वो अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी खुद के खर्चे पर खुद के राज्य में रखा करता था। ठीक है, तो यही सहायक संधि कहलाती थी। तो प्रारंभ करता हो गया लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य, तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य या रियासत कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद ने 1791 में अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि कर ली थी। तो भारत में सबसे प्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा हो गया? हैदराबाद हो गया। और क्या ध्यान रखना है? राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य या रियासत कौन सी हो जाएगी? तो वो रियासत हो जाएगी भरतपुर। ठीक है, तो राजस्थान में अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासत हो गई भरतपुर, और भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ रियासतें थी जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो उन रियासतों के भी नाम आप ध्यान रख लेना। अन्य रियासतें जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो अन्य रियासतों में हो जाएगा अलवर प्लस जयपुर। ठीक है, अलवर जयपुर ने भी अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, तो अंग्रेजों की जो सेना की टुकड़ी थी वो अलवर में रहा करती थी, जयपुर में रहा करती थी, और सारा खर्चा कौन दे रहा है? जयपुर वाले दे रहे हैं। अलवर में रह रहे हैं तो अलवर का राजा सारा खर्चा दे रहा है, तो अंग्रेजों को फ्री में सेना मिल जाती थी। ठीक है, अब जयपुर के अंदर अंग्रेजों की सेना बैठी है तो जयपुर का राजा अब ज्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि सेना वहीं पर उसका विद्रोह दबा देगी। तो अंग्रेजों को फ्री फोकट में सेना मेंटेन करने को मिल रहा था, तो अंग्रेजों को इस संधि से बहुत ज्यादा फायदा था। ठीक है, एक बात और सहायक संधि की आप लोग ध्यान रख लेना कि जॉर्ज बालार्ड ने भरतपुर व अलवर को छोड़कर अन्य सभी सहायक संधियों को रद्द कर दिया। अन्य सभी सहायक संधियों को रद्द कर दिया। ठीक है, तो जब सहायक संधियां खत्म हो गई
तो अंग्रेजों के द्वारा एक नई प्रकार की संधि लाई गई। ठीक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आश्रित पार्थक्य संधि। ठीक है, या इसी का ही एक नाम आपको और मिलता है अधीनस्थ सहयोग संधि। अधीनस्थ सहयोग संधि यानी कि अधीन रहकर सहयोग करना। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि खत्म करके एक नई तरह की संधि लाई गई। इस संधि का नाम क्या है? आश्रित पार्थक्य संधि या अधीनस्थ सहयोग संधि। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई? प्रारंभकर्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और राजस्थान हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नया टॉपिक है, नया नया ये शामिल हुआ है। तो इसका प्रारंभकर्ता कौन है? इसका प्रारंभकर्ता है वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स भी कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी इसको कहा जाता है। तो भारत में आर्थिक पार्थक्य संधि या अधीनस्थ सहयोग संधि प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? तो वो हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। ठीक है, इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? तो देखो, पहली शर्त ये हो जाएगी कि कंपनी और संबंधित रियासत जो भी ये संधि कर रही है, तो कंपनी और उस रियासत में हमेशा मित्रता का व्यवहार रहेगा। कंपनी उस रियासत की, जो रियासत ये संधि कर रही है, उस रियासत की आंतरिक और बाहरी विद्रोहों से रक्षा करेगी। ठीक है, कंपनी राज्य के अंदरूनी मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु, एक का मित्र दूसरे का मित्र माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यह ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों ने इनकी विदेश नीति पर रोक लगा दी, यानी कि कोई भी रियासत जो अधीनस्थ सहयोग संधि या आश्रित पार्थक्य संधि कर रही है, वो अन्य किसी राज्य के साथ में संबंध नहीं बना सकती है। ठीक है, न तो वो किसी दूसरे रियासत से मित्रता कर सकती है, न ही किसी दूसरी रियासत के साथ में युद्ध कर सकती है। तो ये प्रमुख प्रमुख शर्तें हो गई। ठीक है, तो इसको भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। पहली शर्त क्या हो गई कि कंपनी व रियासत, कौन सी रियासत? जो इस संधि को मान रही है, कंपनी व रियासत में सदैव मित्रता के संबंध रहेंगे। मित्रता के संबंध रहेंगे। दूसरी बात, कंपनी रियासत की आंतरिक व बाहरी, आंतरिक एवं बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेगी। ठीक है, थर्ड नंबर आपको बात में ध्यान में रखनी है कि जो रियासत है जो इस संधि को मान रही है, वो कंपनी की सर्वोच्चता को स्वीकार करेगी और कंपनी के अधीन रहकर, अधीनस्थ इसलिए बोला गया कि कंपनी के अधीन रहकर उसका सहयोग करेगी। ठीक है, तो रियासत कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार करेगी तथा अधीन रहकर सहयोग करेगी। अधीन रहकर सहयोग करेगी। और क्या शर्त है? तो और शर्त आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर आपको ध्यान में रखनी है सर। फिफ्थ नंबर शर्त हो जाएगी कि एक का शत्रु दूसरे का शत्रु, एक का मित्र दूसरे का मित्र समझा जाएगा। ठीक है, कंपनी की अगर किसी से शत्रुता है तो उस रियासत को भी उसे अपना शत्रु मानना पड़ेगा। कंपनी की किसी से मित्रता है तो उस रियासत को भी उस दूसरे मतलब राज्य को अपना मित्र मानना पड़ेगा। तो अगर बात की जाए 5 नंबर शर्त की, तो एक का मित्र
एक का मित्र दूसरे का मित्र होगा और इसी प्रकार एक का शत्रु दूसरे का शत्रु होगा। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट और आपको ध्यान में रख लेना है, वो पॉइंट यह है कि कंपनी ने जिस भी रियासत के साथ में यह अधीनस्थ सहयोग संधि की है, वो रियासत अन्य रियासतों के साथ में राजनीतिक संबंध नहीं रख सकती, यानी कि न तो उनसे मित्रता कर सकती है, न ही उनके साथ में युद्ध कर सकती है। तो 6 नंबर पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? 6 नंबर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रियासत न तो किसी अन्य रियासत से मित्रता कर सकती है, न ही शत्रुता। ठीक है, यानी कि एक तरह से रियासत के विदेशी मामलों के ऊपर कंपनी ने अपना अधिकार जता लिया। ठीक है, कंपनी को डर था कि ये सारी रियासतें कल को मित्र बन जाए और मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर दे, तो इसलिए कंपनी ने ये शर्त रखी थी। ठीक है, तो ये मेन शर्तें हो गई किससे रिलेटेड? अधीनस्थ सहयोग संधि या आश्रित पार्थक्य संधि से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक जो ये आश्रित पार्थक्य संधि है, ये किस रियासत ने कब मतलब हस्ताक्षर किए इस पे, यानी कि कब किस रियासत ने अंग्रेजों की अधीनता मानी। सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता मानने वाली जो रियासत है वो है करौली, और सबसे लास्ट में जिसने अंग्रेजों की अधीनता मानी 1823 में, वो रियासत है सिरोही। ठीक है, झालावाड़ भी है, लेकिन झालावाड़ की अलग कहानी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो उस टेबल में जितने भी राज्य हैं जिन्होंने अंग्रेजों से अधीनस्थ सहयोग संधि की है, उनके बारे में हम डेट समेत लिख लेंगे। तो यहां तो लिख लीजिए रियासत, कौन सी रियासत है। ठीक है, यहां लिख लीजिए शासक, और यहां पर संधि की तिथि कि किस रियासत ने कब संधि करी है। तो देखो, राजस्थान में सबसे पहले जिसने अंग्रेजों से सहयोग अधीनस्थ सहयोग संधि करी वो रियासत है करौली। ठीक है, करौली का जो शासक था उसका नाम था हरबख्श पाल सिंह, हरबख्श पाल सिंह। ठीक है, और करौली कब कर रही है? तो करौली 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों की अधीनता मान रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है कि अंग्रेजों से सबसे पहले अधीनस्थ सहयोग संधि स्वीकार करने वाला रियासत या राज्य कौन सा है राजस्थान का? तो आपको याद रखना है करौली। शासक का भी नाम याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। ठीक है, करौली के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं टोंक रियासत। टोंक रियासत का जो शासक था उसका नाम था अमीर खां पिंडारी। ठीक है, अमीर खां पिंडारी। और टोंक रियासत ने जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी है वो 25 नवंबर 1817 को करी है। टोंक के बाद में नेक्स्ट जो रियासत है उसका नाम है कोटा रियासत, और कोटा का जो शासक था उसका नाम था उमेद सिंह। कोटा का शासक था उमेद सिंह, और कोटा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी है 26 दिसंबर 1817 को। यह डेट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, कोटा के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जोधपुर का शासक था मान सिंह। जोधपुर का शासक था मान सिंह, और जोधपुर जो है ये 6 जनवरी 1918 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी। इसको 15 नवंबर कर लेना भाई, 15 नवंबर 1817 को।
ठीक है। टोंक जो है अमीर खां पिंडारी 15 नवंबर 1817 को ये अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर रही है। ठीक है। जोधपुर के बाद में नेक्स्ट बात की जाए तो आता है उदयपुर, और उदयपुर का जो शासक था उसका नाम था भीम सिंह। ठीक है। और उदयपुर जो है ये 22 जनवरी 1918 को 22 जनवरी 1918 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। टोंक के बाद में नेक्स्ट जो रियासत है उसका नाम है बूंदी, बूंदी रियासत। बूंदी रियासत का जो शासक था उसका नाम था बिशन सिंह, बूंदी का शासक बिशन सिंह। और बूंदी जो है ये 10 जनवरी 1918 को अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर रही है। बूंदी के बाद में नेक्स्ट रियासत है बीकानेर, और बीकानेर के शासक है सूरत सिंह। 21 मार्च को ये स्वीकार कर रही है। अगली रियासत हो गई बीकानेर, और बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। ठीक है। और बीकानेर जो है ये 21 मार्च 1918 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। देखो ज्यादातर रियासतें जो है राजस्थान की, उन्होंने 1918 में अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी। राजपूत रियासतों के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता मानने का सबसे बड़ा कारण मराठों का आक्रमण भी था। ठीक है। मराठे हर साल आते और मराठे आकर राजस्थान में लूटपाट मचाते, चौथ सरदेश मुखी वसूलते और निकल जाया करते थे। इससे जो राजस्थान के राजपूत शासक थे ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो मराठों से बचने के लिए इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी थी। ठीक है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मराठे आते थे, मराठों के पीछे पीछे पिंडारी आया करते थे, तो ये दोनों क्या करते थे, लूटकर हर साल चले जाया करते थे। तो इससे राजस्थान के राज्य बहुत ज्यादा परेशान हुए, और इसी कारण इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता मानी, क्योंकि अंग्रेजों ने ही मराठों के नकेल लगाने का काम किया था। ठीक है। बीकानेर के बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो बीकानेर के बाद में आता है किशनगढ़, किशनगढ़। और किशनगढ़ रियासत का शासक था कल्याण सिंह। ठीक है। और किशनगढ़ रियासत जो है ये 7 अप्रैल 1918 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। किशनगढ़ के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जयपुर, जयपुर रियासत। जयपुर का शासक था जगत सिंह, जयपुर का शासक था जगत सिंह। और जयपुर जो है ये 15 अप्रैल 1918 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। जयपुर के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ का शासक था सावंत सिंह, सावंत सिंह। और प्रतापगढ़ रियासत जो है ये 5 अक्टूबर 1918 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। प्रतापगढ़ के बाद में नेक्स्ट जो रियासत आती है उसका नाम है डूंगरपुर, और डूंगरपुर रियासत का शासक है जसवंत सिंह। और डूंगरपुर रियासत जो है ये 25 अक्टूबर को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। थोड़ा सा ऊपर से मिटा दिया जाए। तो नेक्स्ट रियासत है डूंगरपुर, 11 नंबर डूंगरपुर। डूंगरपुर का शासक कौन है, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह सेकंड। ठीक है। और संधि कब कर रही है, 25 अक्टूबर 1918 को अंग्रेजों की अधीनता मान रहे हैं। ठीक है। डूंगरपुर के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आ जाती है बांसवाड़ा रियासत। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा रियासत, यहां का शासक है उमेद सिंह। बांसवाड़ा और कोटा के एक जैसे शासक हैं, दोनों का नाम उमेद सिंह है, लेकिन दोनों शासक अलग अलग है। ठीक है। और जो बांसवाड़ा है ये 25 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। अरे ये सारे 1818 है भाई। ये सब 1818 करने हैं।
ठीक है, मैंने गलती से 1918 लिख दिया, 1818 करना है इसको सबको। बांसवाड़ा के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आती है रियासत जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर का शासक था मूलाराम। जैसलमेर का शासक था मूलाराम, और जैसलमेर 2 जनवरी 1919, 2 जनवरी 1819 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। जैसलमेर के बाद में 14 नंबर पे हम आ जाते हैं सिरोही। सिरोही, सिरोही का शासक था शिव सिंह। सिरोही का शासक शिव सिंह, और सिरोही 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। सिरोही के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो झालावाड़। झालावाड़ रियासत का जो शासक है उसका नाम है मदन सिंह। ठीक है, और झालावाड़ रियासत जो है ये 10 अप्रैल 1838 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। ठीक है, तो देखो 3 तरह की डेटे हैं। एक तो 1817 है। ठीक है, 1817 के अंदर करौली, टोंक और कोटा अंग्रेजों की अधीनता मान रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखनी है 1818। 1818 के अंदर जो है जोधपुर, उदयपुर, ठीक है, बूंदी, बीकानेर, जयपुर और किशनगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये रियासतें 1818 में अंग्रेजों की अधीनता मान रही है। ठीक है, 1919 में जैसलमेर, 1819 में जैसलमेर रियासत मान रही है। ठीक है, इसके अलावा सिरोही और झालावाड़ जो है ये सबसे लास्ट में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। सिरोही 1823 में कर रही है और जो झालावाड़ है वो 1838 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रही है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कुछ प्रमुख फैक्ट्स है जिनके ऊपर हमें बात करनी है। जहां से डायरेक्ट एक लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये 1818 कर लेना भाई, मैंने थोड़ा गलती से 1918 लिखा दिया तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब देखो बात की जाए फैक्ट्स की, महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है। ठीक है, तो देखो पहला फैक्ट ये हो जाएगा कि वही रियासतें अंग्रेजों को खिराज, खिराज मतलब टैक्स देंगी जो मराठों को टैक्स दिया करती थी। मराठों को टैक्स या खिराज दिया करती थी। ठीक है, मराठों से ही परेशान होकर अंग्रेजों की अधीनता मानी गई। तो अंग्रेजों ने बोला भाई जो मराठों को देते थे वो हमको दे दो, हम लूटपाट नहीं करेंगे, हम तो शांतिपूर्वक ले जाएंगे। ठीक है, तो वही रियासतें अंग्रेजों को खिराज देगी जो मराठों को खिराज या टैक्स दिया करती थी। ठीक है, तो इस आधार पर बीकानेर प्लस जैसलमेर, बीकानेर प्लस जैसलमेर को खिराज से मुक्त रखा गया। खिराज से मुक्त रखा गया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रियासतें हैं जो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देती थी, तो हो जाएगा बीकानेर और जैसलमेर। अब बीकानेर और जैसलमेर को खिराज से क्यों मुक्त रखा गया, क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर रियासत मराठों को भी टैक्स नहीं देती थी, बहुत ज्यादा दूर पड़ती थी, मराठे यहां तक पहुंचते नहीं थे। ठीक है, तो बीकानेर और जैसलमेर रियासतें जो है वो मराठों को खिराज नहीं देती थी, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों को खिराज नहीं दिया, अंग्रेजों ने इनको टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, यहीं पर एक बात और ध्यान रख लेना कि करौली रियासत, करौली रियासत मराठों को खिराज देती थी, परंतु अंग्रेजों ने इसे भी टैक्स फ्री रखा। ठीक है,
तो देखो कुल मिलाकर 3 रियासतें ऐसी हो गई जो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देती थी। पहली बीकानेर, जैसलमेर और तीसरी हो गई सिरोही। बीकानेर जैसलमेर मराठों को नहीं देते थे, इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों को नहीं दिया। लेकिन करौली रियासत ऐसी है जो मराठों को तो टैक्स देती थी, परंतु अंग्रेजों को यह टैक्स नहीं देती थी, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता करौली नहीं मानी थी, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर इसको टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी हो गई? तो भाई साहब हो गई करौली रियासत। करौली का शासक कौन है? तो हरबख्श पाल सिंह लिखवाया हुआ है। ठीक है, कब कर रही है? 1817 के अंदर कर रही है करौली रियासत, 9 नवंबर 1817। ठीक है, फिर अगला फैक्ट हो जाएगा कि अंग्रेजों की अधीनता सबसे अंत में स्वीकार करने वाली रियासत, अंत में स्वीकार करने वाली रियासत कि अंग्रेजों की अधीनता सबसे अंत में स्वीकार किसने करी है? तो वो आपको ध्यान रखना है, सिरोही रियासत। सिरोही रियासत, सिरोही का शासक था शिव सिंह, और सिरोही ने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं झालावाड़। तो देखो अंग्रेजों ने झालावाड़ को रियासत बनाया और 1838 में झालावाड़ के साथ में सहयोग संधि करी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने झालावाड़ को रियासत बना 10 अप्रैल 1838 को सहयोग संधि की। ठीक है, झालावाड़ के साथ अधीनस्थ सहयोग संधि की। तो झालावाड़ को रियासत बनाया गया, पहले से रियासत नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले करने वाली रियासत करौली, सबसे अंत में स्वीकार करने वाली रियासत सिरोही। ठीक है, झालावाड़ को बाद में रियासत बनाया गया, इसीलिए इसने सबसे लास्ट में अंग्रेजों के साथ में सहयोग संधि करी थी। इसके अलावा आपको क्या बात ध्यान रखनी है? तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में सहयोग संधि सबसे ज्यादा किसने करी? ठीक है, किन अंग्रेज अधिकारियों ने राजस्थान में सहयोग संधि को बढ़ावा दिया या रियासतों को सहयोग संधि करने के लिए राजी किया? तो 2 नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, चार्ल्स मेटकाफ और दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ तथा जेम्स टोड के सहयोग से अधीनस्थ सहयोग संधि पूरे राजस्थान में लागू हो सकी। ठीक है, और क्या आपको पॉइंट याद रखना है? तो और आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से अधीनस्थ सहयोग संधि जॉर्ज मालकम द्वारा की गई। ठीक है, तो जॉर्ज मालकम नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स मेटकाफ ने देसी रियासत के शासकों को
पत्र लिखकर अधीनस्थ सहयोग संधि करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई अंग्रेज व राजपूत राज्यों के संबंधों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों के राजपूत राज्यों के साथ में क्या संबंध थे वो 1857 में भी हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ हम जो है वो जो प्रजामंडल आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उस दौरान भी हम अंग्रेजों के और देशी रियासतों के संबंधों को पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम केवल यही पढ़ेंगे कि किसने कब अंग्रेजों से सहयोग संधि करी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले करौली ने करी है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है सिरोही ने करी है। झालावाड़ वाला केस भी आपको याद रखना है कि इसको बाद में रियासत बनाया गया और फिर अंग्रेजों के साथ में सहयोग संधि की गई। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इतना ही है, नया टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।